नमस्कार, स्वागत है। कभी सोचा है कि धातु का एक छोटा सा पुराना टुकड़ा साम्राज्यों, देवताओं और पूरी की पूरी सभ्यताओं के टकराव की कहानी सुना सकता है? आज हम उन्हीं सिक्कों में बंद कुछ राज खोलने वाले हैं। ये वो राज हैं जो बताते हैं कि कैसे बाहर से आए राजा यहाँ के देवताओं के भक्त बन गए और इस तरह उन्होंने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही सवाल असल में हमारी आज की कहानी का केंद्र है। मतलब, एक तरफ ग्रीक राजा का चेहरा और दूसरी तरफ एक हिंदू भगवान का निशान, एक ही सिक्के पर। ये अपने आप में एक पहेली है जो हमें एक ऐसे भूले बिसरे साम्राज्य तक ले जाती है जिसने भारत की पहचान को एक नया रूप दिया। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? और इसका जवाब किसी की जीत में नहीं, बल्कि एक बड़े साम्राज्य के पतन में छुपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खालीपन से, एक पावर वैक्यूम से। जब इतना बड़ा और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य बिखर गया तो जाहिर है भारत में एक शून्य सा पैदा हो गया। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने कोई ना कोई जरूर आता है। इस बार मध्य एशिया के मैदानों से नए लोग आए, और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ लाए नए विचार, एक नई कला और हाँ, नए देवता भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शासकों की जो इस दौर में आए, हिंदी यवन, या जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। ये लोग सिकंदर महान की सेना के वंशज थे और अपने साथ एक बहुत ही अनोखी विरासत लेकर आए। एक ऐसी विरासत जो आज भी उनके सिक्कों की धातु पर हमें देखने को मिलती है। और इनका असर, अरे वो तो लगभग तुरंत ही दिखने लगा। इन्होंने ही भारतीय सिक्कों पर राजाओं के असली दिखने वाले चेहरे, मतलब रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने की परंपरा शुरू की। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। पर यह कल्चरल मिक्सिंग सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं थी। इनके सबसे मशहूर राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सोचिए, और तो और एक ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में एक पूरा स्तंभ खड़ा करवा दिया। तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एक ऐसे असाधारण सांस्कृतिक संगम की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर और भी गहरा होने वाला था। अब इंडो ग्रीक्स के बाद एक और बड़ी ताकत का उदय होता है। ये भी मध्य एशिया के मैदानों से ही आए थे। ये थे कुषाण। इनकी शुरुआत तो एक खानाबदोश कबीले के तौर पर हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये लोग आगे चलकर प्राचीन दुनिया के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बनाने वाले थे। तो इनकी कहानी शुरू होती है यूएजी नाम की एक जनजाति से। उनके एक लीडर हुए कुजुल कटफिशेस, जिन्होंने इन सभी बिखरे हुए कबीलों को एक साथ जोड़ा और कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। फिर उनके बाद आए विम कटफिशेस। इन्होंने साम्राज्य को और बढ़ाया और भारत में पहले कुषाण सोने के सिक्के जारी किए। जरा सोचिए, सोने के सिक्के, ये उनकी बढ़ती ताकत और अमीरी का एक खुला ऐलान था। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। विम कटफिशेस, जो बाहर से आए एक शासक थे, वो हिंदू देवता शिव के इतने बड़े भक्त बन गए कि उन्होंने अपने सिक्कों पर शिव के पवित्र चिन्हों यानी त्रिशूल और नंदी बैल को छपवा दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था। एक विदेशी राजा एक भारतीय देवता को खुलेआम अपना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई राजनीतिक चाल थी या फिर सच्ची श्रद्धा? कह सकते हैं कि शायद दोनों का मिश्रण था। तो विम ने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल तो कायम कर दी, पर कुषाणों की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। एक ऐसा शासक आने वाला था जो अपने सभी पूर्वजों से कहीं आगे निकलने वाला था। एक ऐसा शासक जो एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जो उस समय के रोम और चीन जैसे महान साम्राज्य को टक्कर दे सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुषाणों के सबसे महान सम्राट की। वो सम्राट जिसके दौर को कुषाणों का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। और उस सम्राट का नाम था कनिष्क। एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। अब कनिष्क के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका शासन 78 ईस्वी में शुरू हुआ, और यह तारीख इतनी जरूरी है कि इसी से शक संवत यानी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने पुरुषपुर और मथुरा, इन दो राजधानियों से अपने विशाल साम्राज्य पर राज किया, और वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक भी बने। यहां तक कि कश्मीर में मशहूर चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन भी उन्होंने ही करवाया। लेकिन कनिष्क का असर सिर्फ राजनीति और धर्म तक ही नहीं रोका। शायद उनकी जो सबसे स्थायी विरासत है वो हमें कला के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांतिकारी पल था। सोचिए, सदियों तक बुद्ध को सिर्फ चिन्हों या प्रतीकों के जरिए दिखाया जाता था,
जैसे खाली सिंहासन या फिर उनके पैरों के निशान। लेकिन कुषाणों के राज में ही इतिहास में पहली बार कलाकारों ने उन्हें एक इंसानी रूप देने की हिम्मत की। और ये कला भी एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग स्टाइल्स में सामने आई। एक थी उत्तर पश्चिम की गांधार शैली, जिस पर ग्रीको रोमन आर्ट का गहरा असर था। इसमें बुद्ध को बहुत ही रियलिस्टिक, लगभग एक इंसान की तरह दिखाया गया। और दूसरी थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारतीय थी। इसमें बुद्ध के शांत और आध्यात्मिक रूप पर ज्यादा जोर दिया गया, मतलब एक ही भगवान के रूप में दो अलग-अलग दुनियाओं का एक अद्भुत संगम। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, उनके सिक्के, उनका धर्म, उनकी कला, तब हमें कुषाणों की असली विरासत, उनकी असली लेगेसी समझ में आती है। इस पूरे फेनोमेनन को समझाने के लिए एक शब्द है, समन्वयवाद या सिंक्रेटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग कल्चर के तत्वों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना देना। और इस कला में कुषाण सचमुच माहिर थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत उनके सिक्के ही हैं। जरा देखिए, उनके सिक्कों पर भारतीय देवता शिव और बुद्ध भी हैं, ग्रीक सूर्य देवता हेलियोस भी हैं, और तो और ईरानी देवता मिथ्रु भी हैं, सब एक साथ। ये दिखाता है कि ये एक ऐसा साम्राज्य था जो सभी धर्मों का सम्मान करता था और उन्हें एक साथ लाने से बिल्कुल नहीं डरता था। अपनी सत्ता को और भी मजबूत करने के लिए कुषाण राजाओं ने एक उपाधि अपनाई, देवपुत्र, यानी ईश्वर का पुत्र। माना जाता है कि ये आइडिया उन्होंने शायद चीनी राजनीतिक परंपरा से लिया था। ये बात फिर से यही दिखाती है कि वो हर दिशा से प्रभाव और प्रेरणा ले रहे थे। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कुषाण साम्राज्य सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक पुल था। सिल्क रूट के ठीक बीच में होने की वजह से इसने पश्चिम में रोम, पूर्व में चीन और इनके बीच बसे फारस और भारत जैसी महान सभ्यताओं को आपस में जोड़ा। एक तरह से देखा जाए तो वो विचारों, सामानों और संस्कृतियों के लेन देन के द्वारपाल थे। तो ये कहानी हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती है। कुषाणों की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और जीत-हार से नहीं लिखा जाता। ये संस्कृतियों के मिलने, विचारों के टकराने और फिर उससे कुछ बिल्कुल नया और खूबसूरत बनने की कहानी भी है। शायद इतिहास की सबसे बड़ी विरासत ये नहीं होती कि कौन जीता, बल्कि ये होती है कि सबने मिलकर आखिर बनाया क्या।